फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से ही है, एफ दिया हुआ ये वाला, इसके बारे में 4 चीजें पूछी गई थी। वो कौन सी चीजें पूछी गई थी कि ये इवन फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, वन वन है, मेनी वन है, इनटू है, ऑन टू है, ये सब कुछ पूछा गया। सबसे पहले तो इस फंक्शन को देखते हैं कि कैसा बिहेव कर रहा है। डोमेन देखते हैं पहले तो, एफ की डोमेन क्या होनी चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका डिनोमिनेटर 0 कब बन जाएगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आ जाए, 0। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 कब आता है, जब नंबर पुट किया जाए इंटीजर। तो इसके इनपुट के अंदर इंटीजर तो हम पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज 0। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर होगी कि इसकी डोमेन क्या होगी, r माइनस इंटीजर z। इसकी डोमेन क्या होगी, r माइनस z। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, अब मैंने बोला कि इंटीजर तो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर को बचाना है। उसके बाद अगर मैं इंटीजर के अलावा कोई और नंबर पुट करता हूँ, ये पूरी नंबर लाइन है, इसके अंदर से इंटीजर्स को अगर छोड़ दूं, ये लाइंस बना रहा हूँ, मान लो ये इंटीजर है, इंटीजर को छोड़ देता हूँ, नॉन इंटीजर के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या बनेगा, एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो काम ही क्या होता है, इंटीजर देना। तो इंटीजर के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, पाई, और यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको, साइन। तो ये क्या बन जाएगा, साइन किसका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का। साइन किसका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का। तो वो तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है जब पाई का और उसका साइन दिया जाए तो क्या होता है, 0। तो इंटीग्रल मल्टीपल पाई पे साइन का आंसर कितना आता है, 0। तो इतनी बात क्लियर होगी। डोमेन क्या थी, r माइनस जेड, और इस डोमेन के लिए ये वाला पूरा का पूरा क्या बनेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जिसके लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0। तो दुनिया का कोई भी एक्स यहाँ पे पुट करूं जो इस डोमेन से पिक कर रहा हूँ, तो उसके लिए आंसर क्या आने वाला है, ऊपर का न्यूमरेटर का 0। तो ये चीज क्या होगी अब, नॉन 0, क्योंकि मैंने डोमेन क्या रखी, ये वाली। तो डिनोमिनेटर भी डिफाइन है, पर ऊपर का आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 0। तो ये गारंटीड हो गया कि आंसर हमेशा इसका क्या आने वाला है, 0। इसके लिए, इस वैलिड डोमेन के लिए, इस वैलिड डोमेन के लिए। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं, एक बार ग्राफ बना के देखते हैं। ये देखो आंसर आ गया 0। अब देखो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो इंटीजर पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ओपन सर्कल। ये वाले पॉइंट्स तो रखने ही नहीं अपने को, ये वाले पॉइंट्स तो रखने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा था, 0। तो ये वाले तो हमने हटाई दिए पॉइंट। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट कोई भी उठाऊंगा, ये वाला कोई भी पॉइंट उठाऊं, ये वाला कोई भी पॉइंट उठाऊं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, एक इंटीजर जिसके लिए आंसर क्या आएगा, 0। तो देखो मैंने डार्क किया हुआ ये पोर्शन, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 0। इन एक्स के लिए आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ओपन सर्कल मतलब वो डोमेन में नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे आंसर कितना दे रहा है ये फंक्शन, 0। तो आपको देखिए फिगर क्या बन गई, ये इसका ग्राफ बन गया। अब ग्राफ दिखने में देखो कैसा बन रहा है, इसके अंदर 2-3 ऑब्जर्वेशन है कि इस ग्राफ का आंसर हमेशा कितना आ रहा है, 0। आंसर कितना आ रहा है, 0। तो ये जो है इसके आंसर्स की अगर कलेक्शन करूं, तो जो सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा वो क्या है, 0। तो ये एक सिंगलटन सेट आया ये, ठीक। दूसरी बात, ग्राफ को देखो, ये इवन फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जो पोर्शन यहाँ पे है वही फंक्शन, वही पोर्शन यहाँ पर है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, वही पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, फिर जो यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या है, इवन फंक्शन भी है। साथ में अगर देखूं मैं, पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, वो पोर्शन बार बार रिपीट होता हुआ दिखे। देखो ये पोर्शन यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर है, फिर ऐसा पोर्शन यहाँ पर दोबारा रिपीट होगा, पीछे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये सारा रिपीट हो रहा है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, ठीक। तो 3-4 चीजें पूछी हुई थी, मैं आपको सारा समझा दिया कि इसमें क्या दिया हुआ है। साथ में एक और फंक्शन दिया हुआ था, एक फंक्शन दिया हुआ था ये क्या, ये बताओ सिग्नम, ये सिग्नम है, ये भी सिग्नम है, और सिग्नम की यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ये चीज दे रखी है, सिग्नम का आर्गुमेंट ये दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाहर -1, ठीक। अब ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, ये सिंगलटन सेट है, एक ऑप्शन के अंदर ही था, ये ऑप्शन डी ये थी कि पूछ रहा था कि ये सिंगलटन सेट है क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन था ये सिंगलटन सेट था जिसका आंसर कितना आ रहा था, 0। अब चेक करो इसका आंसर भी 0 आ रहा है क्या हमेशा, देखते हैं ध्यान से देखो। इस पूरी की डोमेन भी क्या होगी, इस पूरी की डोमेन भी क्या होगी, r माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पर सिग्नम का जो ये आर्गुमेंट है पूरा, इसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है अगर ये, तो मैं z तो अभी भी नहीं पुट कर सकता, इंटीजर अभी भी पुट नहीं कर सकता। अगर इंटीजर नहीं पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 नहीं आ सकता है, ना ऊपर वाली चीज 0 बनेगी ना नीचे वाली चीज 0 बनेगी। और फ्रैक्शनल पार्ट की आंसर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके
1 तक होता है। और मैंने 0 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि मैं इंटीजर पुट कर ही नहीं रहा हूँ। इंटीजर पुट करता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आती। अब देखो ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई सिग्नम के साथ, वो भी कैसी आई, पॉजिटिव, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो सिग्नम के यहाँ पे इनपुट में क्या आई, पॉजिटिव क्वांटिटी आई। सिग्नम के इनपुट में यहाँ पर क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है, 1। ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, 1। तो इस सिग्नम के इनपुट पे क्या मिल रहा है, 1। तो इस सिग्नम के इनपुट पे 1 बना, तो वो सिग्नम ऑफ 1 कितना होगा, 1। ये भी 1 और ये भी 1, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, हमेशा के लिए 0। इसका आंसर भी कितना आया था, 0। तो दोनों ही सिंगलटन सेट है, यही ऑप्शन थी। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सिग्नम की इनपुट ये वाली है, ये इनपुट हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। 0 पे क्लोज ब्रैकेट भी होती है, पर मैं क्लोज ब्रैकेट डेलिबरेटली नहीं लिख रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं करना चाहते। वो 0 कब आता है, एक इंटीजर पे, इंटीजर हमने कंसीडर करे ही नहीं, तो डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। तो ऊपर भी 0 से 1 के बीच में, नीचे भी 0 से 1 के बीच में, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज 1, और इस 1 का फिर से अगर सिग्नम देंगे तो भी कितना आएगा, 1। तो 1 माइनस 1 कितना बनेगा, 0। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो भाई ग्राफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट को देखना चाहिए, डोमेन डिफाइन करनी चाहिए। फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन आए, पहले सबसे पहले काम ये करो कि डोमेन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बिहेवियर देखो, फ्रैक्शनल पार्ट का देखो, उससे ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जितना ज्यादा ग्राफ बना सकोगे क्वेश्चन को करते हुए, उतना आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी और उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में। पहले तो ये मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट 1 जो लिखी हुई है, ये सही लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, बताओ सोच के। कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 5x f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन अल्फा टू बीटा। एक डोमेन है fx की, अल्फा टू बीटा कोई डिफाइन करी है उसने। कह रहा है इस रेंज, इस डोमेन के अंदर f ऑफ x जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कह रहा है कि रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी, f ऑफ अल्फा से f ऑफ बीटा। कह रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग है अल्फा से बीटा तक। ये मान लो कोई पॉइंट है अल्फा, ये कोई पॉइंट बीटा, ठीक। कह रहा है अल्फा से बीटा तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कह रहा है कि इंक्रीजिंग है तो मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अल्फा पे जो आंसर आएगा वो आएगा एफ ऑफ अल्फा, बीटा पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ बीटा। तो दिखने में क्या आपको सही चीज लग रही है, क्या स्टेटमेंट में ट्रू है क्या, ये ध्यान से सोचना। मतलब मैं जान के पूछ रहा हूँ, ये चीज ठीक है हमेशा क्या। अच्छा, दुनिया के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन को ये चीज सेटिस्फाई करेगी क्या, दुनिया के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करेगी क्या। देखो एक इंक्रीजिंग फंक्शन में ये भी बनाता हूँ, देखो एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया मैंने, ये इतना पार्ट फिर इतना पार्ट, ठीक। ये मान लो ये पॉइंट है अल्फा और ये वाला पॉइंट मेरा बीटा, ये पॉइंट है बीटा। तो बीटा पे आंसर एफ ऑफ बीटा आ रहा है, अल्फा पे अभी भी एफ ऑफ अल्फा आ रहा है, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। ये फंक्शन क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। पर बीच में कुछ पोर्शन है जहाँ पे ग्राफ नहीं है, मतलब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ। पर ये है क्या, अभी भी इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन अभी भी क्या है, इंक्रीजिंग पर डिसकंटिन्यूस। पर मैं इसकी रेंज ये नहीं कह सकता हूँ कि एफ अल्फा से लेके एफ बीटा तक है। ये वाले पोर्शन में तो आंसर आ ही नहीं रहा, ये वाले पोर्शन में आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, आंसर आना चाहिए एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा, कॉन्टिन्यूस आंसर आने चाहिए एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा तक। पर इस वाले पोर्शन के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ, इस वाले के अंदर एफ ऑफ अल्फा से शुरू होके यहाँ तक आ रहा है, फिर यूनियन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। इंक्रीजिंग तो ये भी है और इंक्रीजिंग ये भी है, पर ये वाले इंक्रीजिंग के अंदर ये वाला आंसर ठीक बैठ रहा है, पर इस वाले इंक्रीजिंग के लिए आंसर ये ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये आंसर कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, यहाँ से ले यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। मैं आपको एक बार फिगर दिखाता हूँ दोबारा, नीचे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखो। अगर मेरा ग्राफ ये वाला है, अगर ये वाला ग्राफ है तो आंसर एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा आ रहा है। ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है। एफ इंक्रीजिंग है तो अल्फा पे एफ ऑफ अल्फा आंसर आया, बीटा पे एफ ऑफ बीटा आया। तो इंक्रीजिंग है तो बढ़ता जा रहा है, तो मिनिमम आंसर एफ ऑफ अल्फा होगा, मैक्सिमम आंसर एफ ऑफ बीटा होगा। पर अगर ये वाला ग्राफ भी इंक्रीजिंग है, पर ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं है, पर इंक्रीजिंग है, इसके अंदर क्या हुआ, ये वाले आंसर आ ही नहीं रहे। इसके अंदर क्या आएंगे, अल्फा पे एफ ऑफ अल्फा, गामा पे एफ ऑफ गामा, डेल्टा पे एफ ऑफ डेल्टा, बीटा पे एफ ऑफ
बीटा, तो आंसर क्या बनेंगे, ये वाले आंसर पूरे और ये वाले आंसर दोनों का यूनियन, तो ये आंसर यूनियन ये आंसर। एफ ऑफ गामा और एफ ऑफ डेल्टा के बीच वाले आंसर मिसिंग है, स्किप किए गए हैं क्योंकि ग्राफ वहां पर है ही नहीं। तो फंक्शन अगर अल्फा बीटा से डिफाइन किया गया, उसके बीच के अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हुआ तो पूरी की पूरी रेंज नहीं ले पाएगा वो, ठीक। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी रेंज हमेशा ये होगी। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है अल्फा से बीटा तक, उसकी रेंज ये होगी। ये तभी तब है अगर वो इंक्रीजिंग प्लस कॉन्टिन्यूअस, कहीं पर वो ब्रेक नहीं है, तो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस चल रहा है तो आंसर ठीक है। और अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तक रेंज लेगा। स्टेटमेंट 2 में यही कह रहा है कि एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन नीड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सही बात है, जो मैंने दूसरा वाला ग्राफ दिखाया था वो इंक्रीजिंग था पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, ये पिछली बार मैंने वैसे कराया था, कह रहे कि फंक्शन है R2 minus 1 to 1 where f of x sin pi by 2 ग्रेट इंटीजर x। पूछ रहा है कि बताओ ये मैनी वन है, पीरियोडिक है, इनटू है, ऑन टू है, कैसा है। मैंने लास्ट टाइम याद हो तो डाउट क्लास में मैंने बताया था इसका पीरियड कैसे निकाला जाता है। आप x को किससे रिप्लेस करो कि ये पूरा फिर से ऐसा बन जाए। लास्ट क्लास अगर किसी ने अटेंड करी है तो उसको समझ आया होगा। देखो ध्यान से देखो, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो अगर मैं x को रिप्लेस करूंगा x प्लस 4 से, x प्लस 4 से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे तो x था, मैंने x को रिप्लेस किया x प्लस 4 से, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4, ठीक। मैं देख रहा हूँ पीरियड क्या है, मेरे को x को इस तरह से रिप्लेस करना है कि इस पूरे को सोल्व करूँ तो फिर से पाई बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x आए। अगर मैं x को इससे रिप्लेस करता हूँ x प्लस 4 से, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4। जब इसकी जगह x को x प्लस 4 से रिप्लेस किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वाली चीज आएगी पूरी की पूरी। जब ये पूरी की पूरी चीज आएगी तो पाई बाई 2 के साथ ये जाके तो सेम बनेगा, और पाई बाई 2 है जो वो 4 के साथ जाएगा तो 2 पाई बनेगा, तो 2 पाई प्लस वो सेम नंबर, फिर से वो साइन वही वाला दे देगा। वो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने। तो आपको इस तरीके से सोचना होता है, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पूछा है। देखो यहाँ पे मैंने सोल्व किया, अगर मैंने x को x प्लस 4 से रिप्लेस किया, x प्लस 4 निकाला तो अंदर x प्लस 4 आया, इसको अलग अलग किया, पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक ही वाला पोर्शन बना, 4 पाई बाई 2 के साथ गया तो 2 पाई बाई बना, 2 पाई प्लस ये साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा ये सेम टू सेम आ गया, ये वाली चीज आ गई। तो आपको ये सोचना है कि x में मैं क्या ऐड करूं कि वो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई जनरेट करे। अगर यहाँ पर पाई बाई 3 होता तो मैं x में क्या ऐड करता तो वो जनरेट करता x प्लस 6 करता मैं, क्योंकि पाई बाई 3 इंटू 6 कितना होता है 2 पाई, ठीक। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है कि आप ऐसे केस कंसीडर करो बना बना के कि 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, ये चीज 0 होगी, ये चीज पूरी 0 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। फिर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा उसका 1, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। ऐसे मैंने सारे केस बनाए, ठीक, सारे केस बनाए, आंसर आ गए 0 1 0 माइनस 1, फिर से 0 1 0 माइनस 1। देखो ये वाला पोर्शन 0 1 0 माइनस 1, फिर से ये 0 1 0 माइनस 1, ये क्या हुआ रिपीट हुआ, ये क्या हुआ रिपीट हुआ, कितने इंटरवल बाद, 4 के इंटरवल बाद। तो आप ये वाली अप्रोच ठीक नहीं है, लेंथी अप्रोच है, आपको पर इस तरीके से सोचना आना चाहिए कि मैं x को किससे रिप्लेस करूं कि फिर से वो चीज रिपीट होते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अब ये तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हुआ, पीरियड कितना हुआ 4, तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता, ये फंक्शन क्या होगा आपका मैनी वन, एक मैनी वन फंक्शन है क्योंकि रिपीट हो रही है चीज, रिपीट हो रही है तो आंसर रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा पीरियोडिक। अच्छा साथ में देखो यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन रियल, कोडोमेन -1 से 1, कोडोमेन में -1 से 1 तक दुनिया के सारे नंबर है, पर यहाँ पर आंसर क्या कौन से आ रहे हैं सिर्फ ये तो देखो ये इंटीजर है, इंटीजर इंटू पाई बाई 2, वो क्या देगा, या तो पाई बाई 2 का मल्टीपल दे देगा या फिर पाई का मल्टीपल देगा, तो आंसर क्या आएंगे, या तो 0 आएंगे या फिर 1 या फिर से 0 फिर से -1, तो आंसर तो क्या आ रहे हैं सिर्फ 0 1 और -1। तो डिस्क्रीट 3 ही वैल्यू आ रही है इसकी, 0 आ रही है, 1 आ रही है और एक -1 आ रही है, तो रेंज कोडोमेन जैसी नहीं आ रही, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन होगा। तो आप थोड़ा डोमेन को इस तरीके से, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो इस तरीके से निकालने की ट्राई करना कि पाई बाई, अब जैसे tan होता है, tan का फंक्शन होता है, उसका पीरियड कितना होता है पाई होता, तो यहाँ पर मान लो साइन की जगह यहाँ पे tan होता, tan पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो यहाँ पर कितना मेरे को ऐड करना पड़ता, सिर्फ 2 ऐड करना पड़ता, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2 कितना होता पाई, उसी से काम चल जाता। तो इस तरीके से आप ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन।
देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है पर कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो एक f(1) फंक्शन दिया हुआ है, वो एक ये प्लस ये प्लस ये, ठीक, ये तीन चीजें दे रखी हैं। कह रहे हैं f(1) x ये है, इसका फंडामेंटल पीरियड p से डिनोट किया गया p। पहले तो इस p की वैल्यू निकालनी है, ठीक। p की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इसका पीरियड चाहिए, इसका पीरियड चाहिए और इसका पीरियड चाहिए। तो इसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे। देखो ये फंक्शन तो फिर से वही रिपीट हो गया, ये बार बार आता रहेगा। इसका पीरियड तो अभी निकाला था, कितना है 4। अब ध्यान से देखो ये वाली जो चीज है कोस वाली, अब 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऊपर दिया हुआ है। देखो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये एक इंटीजर होगा जो कि इवन है। क्या है ऊपर न्यूमरेटर, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में ऊपर दिया हुआ है 1 माइनस 2x। तो ये 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये तो एक इवन चीज है और यहाँ पर 1 है। तो इवन में से 1, ये नेगेटिव वाला और ये +1 है। इवन में मैं एक 1 को ऐड कर रहा हूँ, तो ऊपर वाली चीज तो हमेशा ओड होगी। माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा क्या होने वाला है, ओड। खुद ही सोचो, कोई भी नंबर सोचो। -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या चीज है, एक इवन नंबर नेगेटिव वाला, उसके अंदर कौन ऐड हो रहा है, +1। तो एक इवन के अंदर जो कि नेगेटिव था, एक +1 ऐड कर दूंगा तो एक नेगेटिव ओड नंबर आएगा ऊपर, और एक नेगेटिव ओड नंबर आएगा। तो नेगेटिव ओड नंबर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, ठीक। तो ये क्या बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, पाई, और साथ में ये क्या बन रहा है, ओड मल्टी, ये 2 को इसके नीचे ले जाओ यहाँ पे, पाई बाय 2। तो ये क्या बन गया, पाई बाय 2, और एक यहाँ पर बन गया ये ओड नंबर, ये क्या बन गया, ओड नंबर। अब बताओ पाई बाय 2 ओड, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोस। तो ये चीज तो हमेशा ही 0 हो जाएगी। कोस पाई बाय 2, मैंने अभी बताया ये 2 को मैं नीचे ले गया पाई के। 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक ओड नंबर होगा हमेशा, क्योंकि 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इवन नंबर, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, ओड। तो कोस पाई बाय 2 ओड, ये हमेशा तो क्या हो गया, 0। ये चीज होगी मेरी हमेशा के लिए 0। ये लिखूं या ना लिखूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। तो ये चीज होगी 0। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज 0 हो चुकी है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये हटा ही दो क्वेश्चन से, ये वाला पार्ट है ही नहीं, इक्वल टू 0 है। इसका पीरियड कितना आ गया, 4। अब ध्यान से देखो, ये चीज देखनी है मेरे को। आपको ये पता होगा अगर एक फंक्शन f है, एक यहाँ पे फंक्शन है g, ठीक, gx एक पीरियोडिक फंक्शन अगर, तो जो पीरियड gx का होता है वही f ऑफ gx का होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसके अंदर f के अंदर कौन है, g ऑफ x अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ gx भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, और f ऑफ gx का पीरियड कितना होगा, वो उतने पीरियड होगा जितना g ऑफ x का पीरियड होता है, ठीक। अब इसका पीरियड निकालने करते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पीरियड कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पीरियड कितना होता है, 1। इसका कितना होता है, 1। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो इस पूरे का पीरियड कितना हो जाएगा, इस पूरे का पीरियड कितना हो जाएगा, 1/1/4 विच इज 4। इसका पीरियड कितना हो गया, 4। देखो चैट पे रिस्पॉन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीरियड तो नोट डिफाइंड होता है भाई, ये फ्रैक्शनल पार्ट है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीरियड नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये इस चीज का पीरियड कितना हो गया, 4। तो ये क्या लग रहा है, tan एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन इंसर्ट किया, वो फंक्शन क्या है मेरा, x/4, x/4 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये मैंने इंसर्ट किया, ठीक। ऐसा ही है जैसे f ऑफ gx, ठीक। f क्या है यहाँ पर, f यहाँ पर क्या है, tan, g ऑफ x क्या है मेरा, ये फ्रैक्शनल पार्ट x/4। तो gx का पीरियड कितना आ चुका है मेरा, 4। तो f ऑफ gx का पीरियड भी कितना होगा, 4। तो इस पूरे का पीरियड भी कितना होगा मेरा, 4, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x/4 का पीरियड कितना आया, 4। तो tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4 का पीरियड भी कितना होगा, 4, ठीक। तो e के ऊपर क्या चढ़ाया मैंने, ये। तो जैसे जैसे tan वाली चीज चेंज होगी, ऐसी e की पावर ऊपर जैसे चेंज हो रहा है आंसर, तो e की पावर में मैं कुछ रखूं तो e वाली चीज भी उसी पीरियड में चेंज होगी।
ऊपर जैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है तो ई की पावर का भी बिहेवियर उतना ही चेंज होगा जितना ये पावर चेंज हो रही है उसकी। तो पावर का पीरियड कितना आया 4, तो ई की पावर का पीरियड भी कितना आ जाएगा 4। तो इस पहले वाले का पीरियड भी कितना आ गया, इस पूरे का पीरियड भी कितना आया 4, इसका भी पीरियड कितना आया 4। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो फंडामेंटल पीरियड कितना आया यहाँ पर P4। तो f(1x) का पीरियड जो P पूछा गया था वो कितना आ जाएगा 4। या आप पूछ रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट x बाय 4 का पीरियड, भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट x बाय 4 का पीरियड कितना होगा 1/1/1/4 होगा। यार पढ़ते नहीं थे जैसे साइन अगर मैं पूछता हूँ 2x + 4 का पीरियड कितना होगा, sin 2x + 4 पीरियड, तो आप क्या करते थे 2 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको 1/4। तो x का पीरियड 1 था तो कोफिशिएंट कितना है 1/4, तो 1/1/4 ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, इतनी सी बात है। अब समझ आया भाई जिसको डाउट आ रहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कैसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो P फंडामेंटल पीरियड आ गया आपका, कितना आया 4। तो P की वैल्यू तो अपनी आ गई 4। अब कह रहे हैं y एक फंक्शन दिया, y एक दिया हुआ है अपने को, ये वाला एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, इसकी डोमेन पूछिए निकालने को, कह रहे हैं डोमेन जो है वो ये है, इसकी डोमेन कह रहा है ये वाली है। डोमेन निकाल लेते हैं इसकी भाई। P की वैल्यू तो आ गई है, P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, P की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करो, यहाँ पे भी 4 पुट करो, आगे सोल्व करते हैं, इसकी डोमेन निकालते हैं। देखो डोमेन निकालने के स्क्वायर रूट को क्या करना पड़ेगा, ये देखो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने आपको, जब नोट्स दूंगा आप इसको पढ़ लेना, स्टेप बाय स्टेप सारा समझाया हुआ मैंने। ये भी 0 आ गया, इसका पीरियड 4 आ गया, और ये P = 4 आया, सब समझ आ जाएगा आपको, नोट्स दूंगा अभी सुनते जाओ समझते जाओ। नेक्स्ट पार्ट देखो, डोमेन निकालनी है सिंपल, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। इसके मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन की, ये -8 था, ये 4 था, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब क्या आ गया, ये चीज आ गई, इसको सोल्व करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 से लेके 4 तक आ रही है। अब यहाँ से आप छांट सकते हो कि x की वैल्यू अगर -2 से लेके 4 तक है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -2 से लेके 5 तक, -2 से लेके 5 तक। रीजन कह रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 4। तो x को आप क्या रख सकते हो, मैक्सिमम 4.999 भी रख सकते हो, 4.9 बार, क्योंकि 4.9 बार का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। सिमिलरली -2 तक जाना है तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -2। तो -2 से लेके 5 तक इसका आंसर आएगा। ठीक, उसने बोला था इसकी जो डोमेन है वो इस फॉर्म की आएगी, क्लोज ब्रैकेट Q, R। तो देखो Q की वैल्यू -2 आ गई, R की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, सिंपल था, पहले पीरियड निकालना था और इसके अंदर पुट करना था, पुट करके आपको इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके डोमेन निकालनी थी। और इस स्टेप पे थोड़ा सा सोचना था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से 4 तक है तो x की वैल्यू -2 से 5 तक होगी। तो अब इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 कब तक देता है, x की वैल्यू 4.9 बार तक हो सकती है। 4.9 बार तक अगर नंबर हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होता है 4। तो गलती से ये मत लिखना कि यहाँ पे लिख रहा है तो -2 से 4 लिख दें, तो 5 ओपन ब्रैकेट तक आएगा। तो आपका Q भी आ गया, P भी आ गया, R भी आ गया। बाकी कॉम्प्रिहेंशन में इससे रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं वो आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आप ट्राई करना, उससे ट्राई करना, सोल्यूशन बाद में देखना, समझा दिया एक बार आप ट्राई करके देखना। अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, एक फंक्शन है f 0 से 2, ये एक मैच थी कॉलम का डी पार्ट है, 30th क्वेश्चन का डी पार्ट। एक फंक्शन दिया हुआ है 0 से 2, 0 से 2, मतलब डोमेन ये दे रखी है, कोड डोमेन ये दे रखी है। कह रहा है इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) ax² + bx + c। ठीक, देन f(2) की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसने साफ साफ यूज किया कि एक बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव माने 1 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए। अब और फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म का। अच्छा 1 ऑन टू का मतलब कि हर एक इनपुट के लिए आंसर आना चाहिए और कोड सारी कवर होनी चाहिए, ये मतलब होता है। अब 1 करने के लिए क्या करना पड़ता है,
हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन है जो या तो इंक्रीजिंग हो जाए या फिर डिक्रीजिंग हो जाए, या तो हमेशा इंक्रीज करता जाए या फिर हमेशा डिक्रीज करता जाए। यहाँ फंक्शन ऐसे जाता जाए हमेशा के लिए, या फिर हमेशा फंक्शन ऐसे आता रहे, तभी ये फंक्शन 1/2 बन पाएगा। ठीक, क्योंकि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है तभी वो 1/1 होता है, और ऑन टू है मतलब पूरी कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो रही है। अगर मैं फंक्शन को इस तरीके का मानता हूँ, अगर फंक्शन को इस तरीके का मानता हूँ, तो जो ये एक्सिस है मान लो, मतलब 0 पे आंसर क्या आना चाहिए 0, 2 पे आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो इनिशियल वैल्यू जो 0 है वहां पे आंसर मिनिमम आएगा, 2 पे आंसर मैक्सिमम आएगा, 2 पे आंसर मैक्सिमम आएगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूँ फंक्शन मैंने डिक्रीजिंग वाला माना, ये वाला माना, तो 0 पे आंसर क्या आना चाहिए 2, तो 2 पे आंसर क्या आना चाहिए 0। डिक्रीजिंग मानूंगा और 1/1 है, 1/1 है तो वो डिक्रीज करता जाएगा, आंसर रिपीट नहीं करेगा। इतनी सी बात। सर सारे 1/1 फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने चाहिए। हाँ 1/1 फंक्शन ऐसे ही होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीज, क्योंकि वन भाई 1/1 का मतलब क्या, आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बढ़ रहा है और अगर घूम के ऐसे आ गया, ये तो रिपीट हो गया आंसर। इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करा तो वो तो फंक्शन 1/1 रहेगा ही नहीं। और उसके बाद अगर फंक्शन ऐसे इंक्रीज करते हुए ऐसे स्टे हो गया, तो क्या हो रहा है, इस x के लिए भी आंसर ये आ रहा है, इस वाले x के लिए भी आ रहा है, इस वाले x के लिए भी आ रहा है, तो 1/1 ये भी नहीं रहेगा। तो 1/1 के लिए फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए या हमेशा डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये पक्का रूल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किसी का डाउट चाहिए तो मैंने बताया फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब 1/1 मतलब या तो हमेशा इंक्रीज करें या हमेशा डिक्रीज करें। अब इसने बाइजेक्टिव बोला हुआ था, 1/1 मैंने मान लिया, तो अगर इंक्रीज माना तो मिनिमम x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 पे आंसर कितना लेगा 0, 2 पे कितना लेगा 2। और अगर मैंने डिक्रीजिंग माना तो मतलब 0 पे उसका मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा 2 और 2 पे मिनिमम आंसर आ रहा होगा 0। जैसे मान लो यहाँ पर ये x एक्सिस बनी हुई है, तो 0 पे आंसर उसका मैक्सिमम आ रहा होगा, 2 पे मिनिमम आ रहा होगा। इस तरीके से ग्राफ हो सकता है यहाँ तो दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। पर साथ में उसने क्वेश्चन में ये भी बताया कि ए बी सी क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। ए बी सी क्या है, नॉन जीरो। तो उसने बोला f(2) का आंसर बताओ क्या आएगा। अब खुद ही सोचो, मैंने दो केस आपको बता दिए, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग का। अब सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा। देखो, मैंने अगर फंक्शन को माना इंक्रीजिंग, अगर मैंने माना इंक्रीजिंग ये वाला, अगर फंक्शन को माना इंक्रीजिंग तो f(0) का आंसर कितना आना चाहिए 0, मैंने लिख दिया f(0) पे कितना 0, f(2) पे कितना आना चाहिए 2, लिख दिया f(2). और अगर फंक्शन को माना डिक्रीजिंग तो 0 पे कितना आना चाहिए 2, 2 पे कितना आना चाहिए 0। अब ये दो इक्वेशन बन गई मेरी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाला केस लेता हूँ, पहले वाले केस के हिसाब से तो f(0) कितना होना चाहिए 0। इस इक्वेशन में मैंने x को 0 पुट किया तो इसका आंसर आना चाहिए 0। f(0) को मैंने लिखा 0 और इस इक्वेशन में भी x को 0 पुट किया तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, यहाँ पर क्या बचा c। तो c कितना आ गया मेरा 0। पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABC क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तो ये वाला केस मैं कंसीडर नहीं कर सकता। दूसरी बात, फिर बचा कौन सा केस, ये वाला। ये वाला केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। f(0) अगर 2 रखता हूँ, 0 पुट करा भी मैंने, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो c तो 2 आ गया, नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। तो f(2) कितना आएगा मेरा 0। f(2) मेरा 2 नहीं आएगा। फंक्शन मेरा पक्की बात है कैसा होना चाहिए, f(0) पे 2, f(2) पे 0, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जो कि 1/1 ही है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही जगह काट रही है, तो ये 1/1 है। और ऑन टू तो है, मैंने सारी रेंज कवर करा दी जो सी उसने बोली थी। तो ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखो 1/1 होने के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होने लग जाए। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह काट जाएगी तो दो डिफरेंट इनपुट के लिए दो आंसर आ जाएंगे, एक ये वाला आंसर आ जाएगा और एक ये वाला आंसर आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ठीक था। अब आपको समझ आ गया होगा, तो क्योंकि इसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था ना, तो इसलिए शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक ये दिया था, ये पता नहीं क्यों पूछा, इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होगी इसलिए पूछा। ये भी एक मैच द कॉलम का डी पार्ट है शायद, किसी डोमेन पूछ रहा है एल एन की। एल एन का इनपुट ये दिया हुआ है, ये इनपुट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। कर दिया ग्रेटर देन 0, 2x को मैं राइट साइड में ले गया। ठीक है, आगे तो क्या करना है, आगे तो कुछ भी नहीं करना। देखो इन दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर तो मैं एक ही शर्त पे कर सकता हूँ, अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो। अगर दोनों साइड पॉजिटिव होंगी तभी स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव अगर दो इनइक्वालिटी की दोनों तरफ कोई ना कोई चीज है, तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करता हूँ तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब दिक्कत आती है, ठीक है। पर इतनी गारंटी है अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है, अगर स्क्वायर करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दो केस बनाए मैंने। केस कौन से बनाए देखो, ये रहा क्वेश्चन। पहले तो आसान वाला केस देखते हैं कि जब x लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो ये वाली चीज तो क्या हो चुकी है, नेगेटिव। ये चीज तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला बात कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या बोला, मैंने x को लेस देन 0 मान लिया। x को लेस देन 0 माना तो राइट साइड क्या होगी, नेगेटिव। लेफ्ट साइड तो हमेशा क्या होने वाली है, कुछ भी दुनिया का x पुट करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। अंदर स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा ये तो ध्यान से देखो, x लेस देन 0 माना तो राइट साइड तो मेरी नेगेटिव हो ही चुकी हुई है जब मैंने x को लेस देन 0 माना है, और लेफ्ट साइड मेरी पॉजिटिव। और पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो होता ही है क्योंकि राइट साइड नेगेटिव है और लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है, ऑलवेज ट्रू। तो x लेस देन 0 तो हमें इसके आंसर रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, जब मैंने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लिया, अब राइट साइड भी क्या होगी, पॉजिटिव। दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, सोल्व करो, सोल्व करो, ये चीज आएगी, ये चीज आएगी। उसका इंटरसेक्शन किसका देना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 के साथ, क्योंकि आपने स्क्वायर कब करा, इसको मानते हुए किया। तो मानते हुए आपने स्क्वायर किया और आंसर ये निकाले। अब ये आंसर किसका पार्ट होने चाहिए, जो आपने लेट किया था। लेट किया था x ग्रेटर देन 0, आंसर आया -2 से 2। 0 से बड़ा कौन कौन है, 0 से लेके 2, ये वाली चीज आ गई। 0 से 2 रखेंगे और x लेस देन 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा -∞ से 2। आसान क्वेश्चन है, आया समझ भाई। भाई ये वाला तो आ गया होगा समझ। इनइक्वालिटी थोड़ा रिवाइज कर लो भाई, जब स्क्वायर करना होता है ना, स्क्वायर करते हुए दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए दिक्कत आ रही होगी क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट आया था। देखो लास्ट वाली लाइन नहीं समझ आई किसी को शायद। देखो मैंने क्या किया, ये चीज लिखी। भाई रिवाइज करो अपना लीनियर इनइक्वालिटी, भूल गए हो। इसका स्क्वायर करोगे अगर, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर किया तो ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, ये चीज बन गई। एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0 तो -2 से लेके 2 तक। तो कह रहा है कि भाई इसका आंसर -2 से 2 तक आ रहा है। पर ये वाला स्टेप आप कब लिख सके, जब आपने ये माना था। ये क्या कह रहा था, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स होना चाहिए 0 से बड़ा। ये कह रहा है एक्स होना चाहिए -2 से 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो ये क्या आएगा 0 से 2। इसका और इसका यूनियन लेंगे क्योंकि ये अलग केस है और ये अलग केस है। भाई ये आना चाहिए आप लोगों को। यूनियन क्यों लिया भाई साहब, इनइक्वालिटी भूल गए हो आप लोग। यूनियन क्यों लिया, देखो दो केस में है ना, इसको सेटिस्फाई करने वाले दुनिया के नंबर ढूंढने लगा हूं मैं। इसको सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में जितने नंबर है उसको ढूंढ रहा हूँ। तो नंबर लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया मैंने। ये 0 है, मैं एक 0 से लेफ्ट में ढूंढने चला कि कोई नंबर मिल रहे हैं क्या मेरे को इसको सेटिस्फाई करें। जो यहाँ पर चले गया मैं इस रास्ते पे गया तो मुझे दिखा हाँ भाई ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक्स अगर कोई भी नेगेटिव ले रहा हूँ वो तो हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो कहते हैं कि भाई 0 से लेफ्ट में जितने भी नंबर है बहुत बढ़िया नंबर है, जिसको सेटिस्फाई कर देंगे। रख लो, सारे के सारे नंबर रख लेते हैं वाले, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं, रख लिए। उसके बाद क्या किया, फिर नंबर लाइन के मैं दूसरे हिस्से में गया, 0 से राइट की तरफ। राइट की तरफ गया तो मेरे को सोल्व करना पड़ा क्योंकि पहला पार्ट तो जब लेसन 0 था वो तो दिखता ही हो गया था, क्योंकि राइट साइड नेगेटिव लेफ्ट साइड पॉजिटिव, वो हमेशा ट्रू थी, जिसको तो आंख बंद करके मैंने रख लिया। पर इस वाले केस के अंदर क्या हुआ, जब x ग्रेटर देन 0 हुआ तो राइट साइड भी पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए मैंने स्क्वायर किया तो इसको आंसर निकाला। तो 0 से राइट के लिए जो मेरा आंसर है ये वाला है। कहते 0 से राइट में ये वाले आंसर आप रख सकते हो, सिर्फ सारे नहीं रख सकते, सिर्फ इतने रख सकते हैं। और लेफ्ट वाले कौन से रख सकते हैं, ये सारे रख सकते हैं। तो ये भी सेटिस्फाई करते हैं और ये भी सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों का यूनियन लिया। मैंने क्या बोला, इसको सेटिस्फाई करने वाले x चाहिए, इसको सेटिस्फाई करने वाले x चाहिए। तो भाई मैं दो हिस्सों में बांट दिया ना को, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। स्क्वायर रूट हटाना है मेरे को, स्क्वायर रूट हटाने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव अलग करने पड़ेंगे। नेगेटिव वालों को मैंने अलग ट्रीट किया, पॉजिटिव वालों को अलग किया। नेगेटिव को सोल्व करके मेरे को सारे नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरे को तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है ना, वो x छांटने हैं। मुझे पता चल रहा है कि x लेस देन 0 वाले सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आंसर तो है ही इसके, तो इसको तो मैं रखूंगा ही। और x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको सोल्व कर रहा हूँ, इससे जो आंसर आ रहे हैं उनको रखूंगा। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाले आंसर इसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो ये वाले रखने ही रखने हैं। और x लेस देन 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी रखना है। अब बोलो समझ आया। एक बार ना लीनियर इनइक्वालिटी की कॉपी होगी आपकी, एक बार उसको भी रिवाइज करना है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये
रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, ये एक दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है इज इक्वल टू 5। ठीक, इसको करने के लिए क्या है, राइट साइड में 5 है, लेफ्ट साइड में दो इंटीजर है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर 5 होगा। अब देखो बात ये है, अगर x नेगेटिव हुआ, x अगर नेगेटिव हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पक्की बात है नेगेटिव आएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने 3 अपॉन जैसे x है, x को अगर नेगेटिव चुनता हूं तो 3 अपॉन नेगेटिव एक नेगेटिव नंबर बनेगा। नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर। सिमिलरली 4/x, अगर x को फिर से मैंने नेगेटिव चुना तो 4/x भी क्या होगा, अंदर एक नेगेटिव नंबर, तो ये भी नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव पर राइट साइड में तो क्या है 5, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर नेगेटिव हुआ तो 3 बाई नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव, 4/x भी क्या 4 बाई नेगेटिव, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नेगेटिव, वो भी नहीं हो सकता, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब 5 को आंसर आने के तरीके क्या हैं, ऐसे हो सकता है इसका आंसर 0 आ जाए, इसका आंसर 5 आ जाए, या तो पहले वाले का 1 आ जाए फिर 4 आ जाए, फिर पहले वाले का 2, अगले वाले का 3, फिर 3 + 2 4 + 1 5 + 0। दिखने में लग रहा है केस ज्यादा है तो फटाफट एलिमिनेट होंगे। एक केस मैंने करके दे दिया आपको, एक केस करके दे दिया। देखो मैंने माना कि 3/x वाले पार्ट को मान लिया कि इसका आंसर 1 आ जाए और इसका आंसर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो इस पूरे का आंसर 1 आने के लिए, इस पूरे का आंसर 1 आने के लिए 3/x को क्या होना पड़ेगा, 1 से लेके 2 के बीच में होना पड़ेगा, 1 से लेके 2 के बीच में होना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखो मैं कह रहा हूँ इस वाले का आंसर 1 आए, इसका आंसर 4 आए, तो 3/x वाले का आंसर 1 आए तो 3/x की वैल्यू है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से लेके 2 के बीच में होनी पड़ेगी, क्योंकि उसी का इंटीजर 1 आ सकता है। इस पूरे को सोल्व किया। सिमिलरली 4/x को 4 से 5 के बीच में होना पड़ेगा, इस पूरे को सोल्व करेंगे, बीच में क्या आएगा एंड, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये चीज 1 बने और ये चीज 4 बने। 1 बनेगी इसके लिए, 4 बनेगी इसके लिए, इसके बीच में क्या चल रहा है एंड, माने इंटरसेक्शन। तो मैंने ये किया तो इसका आंसर क्या आया, देखो इस पूरे को सोल्व किया, इनइक्वालिटी सोल्व कर सकते, इसका आंसर आया 3/2 से लेके 3, इस वाले पार्ट का आया 4/5 से लेके 1। देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। सिमिलरली आप ये वाला पार्ट करना, ये वाला पार्ट करना, ये वाला पार्ट करना और ये वाला पार्ट करना, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी प्रोसेस यही है कि पहले क्या किया हमने, देख लिया कि x नेगेटिव हो नहीं सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता, दो ही केस बन सकते हैं, 5 लेके आना है तो ये क्या बन जाए 0 + 5 वाला केस हो, 1 + 4 का हो जाए, 2 + 3 का, 3 + 2 का, 4 + 1 का, 5 + 0। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, एडवांस सब्जेक्टिव का, तो इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बड़ा एडवांस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद नहीं इंटीजर टाइप का, सॉरी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा जिसमें एक के डिनोमिनेटर में x हो एंड दूसरे में y, नहीं वैसा क्वेश्चन बन सकता है भाई, x और y वाला भी, इसके अंदर दो केस अलग लेके जाना पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे जूम आउट मैंने मतलब जूम इन मैंने इसलिए करा था कि सोल्यूशन दिख जाता है, तुम अपने हिसाब से सेट कर लो, मैं आपको सोल्यूशन दिखाना नहीं चाहता ना, पहले दिमाग उससे चलने लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, पहले मैं समझा दूं फिर सोल्यूशन दिखाऊं, नहीं तो डायरेक्टली सोल्यूशन दिखाऊंगा तो फायदा ही नहीं होगा ना। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ देखो, बहुत ही सिंपल है, अभी जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना एक बाइजेक्टिव वाला कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा। मैं आपको 2-4 मिनट देता हूँ, मुझे आप f of x और g of x निकाल के दिखाओ इस क्वेश्चन के अंदर। f and g are two distinct linear functions defined on R such that they map -1 to 1 onto 0 2। ठीक, एक फंक्शन है लीनियर फंक्शन, अब लीनियर देख लो ध्यान से, वो कॉन्टिन्यूस होता है, लीनियर तो ऐसा जाता है, लीनियर हमेशा क्या होगा 1 1 on 2 होगा, लीनियर फंक्शन 1 1 on 2 रहेगा, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एक फंक्शन ऐसा हो सकता है और एक डिक्रीजिंग भी हो सकता है। उसने बोला f of x और g of x निकालो, पहले f of x आएगा g of x आएगा तभी h of x आएगा। आप एक बार f of x और g x को निकालने के लिए ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सेम कॉन्सेप्ट है, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो क्या होती है, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b, स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्म,
ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर की फॉर्म होती है। जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, स्ट्रेट लाइन होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस तरह से आप लेट कर सकते हो अपने फंक्शन को कि आपका लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी फॉर्म का है, ठीक। और टू डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन डिफाइन करें उसने, ये डोमेन मानी है और ये को डोमेन मानी है। लीनियर है तो इंक्रीजिंग तो होगा या डिक्रीजिंग होगा, मतलब वन वन तो होगा वो फंक्शन। एक को डिक्रीजिंग लेंगे, दूसरे को इंक्रीजिंग, सही बात है। एक को डिक्रीजिंग लेना पड़ेगा, एक को इंक्रीजिंग, तभी तो डिस्टिंक्ट लीनियर बनेंगे। भाई दो लीनियर फंक्शन सेम डोमेन में डिफाइन हो रहे हैं, सेम डोमेन और डोमेन में डिफाइन हो रहे हैं, इनपुट भी ये चाहता है, आउटपुट भी ये चाहता है। मान लो -1 से 1 से लेके 0 2 तक का आंसर मेरा ये आया, तो इसी डोमेन में और इसी को डोमेन में इतनी रेंज आंसर की चाहिए मेरे को और इतनी ही डोमेन चाहिए पुट करने के लिए। तो दूसरा फंक्शन तो पक्की बात है इसमें मेरे को डिक्रीजिंग लेना पड़ेगा, वो इस तरीके का होगा कि डोमेन भी वही रहे, को डोमेन का आंसर भी पूरा का पूरा कवर हो। सार्थक का आंसर सही आया बिल्कुल, एक्स प्लस नहीं, जी ऑफ एक्स सही नहीं आया सार्थक तेरा, -x+1 आना चाहिए था जी ऑफ एक्स, अगर तूने इसको डिक्रीजिंग माना है तो। एफ ऑफ एक्स को अगर तूने इंक्रीजिंग माना है तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन करता हूं मैं, थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया कि एफ ऑफ एक्स जी कैसे होना चाहिए। देखो मैंने लेट कर लिया, एक फंक्शन को इंक्रीजिंग मान लिया और एक को डिक्रीजिंग मान लिया, दोनों की डोमेन सेम है, को डोमेन सेम है। एफ को मैंने मान लिया इंक्रीजिंग, ऐसे वाला, इसको मान लिया डिक्रीजिंग। तो -1 पे इसका आंसर क्या आएगा 0, 1 पे आंसर कितना आएगा 2, ठीक। जी वाले को मैंने डिक्रीजिंग माना है, जी वाले को मैंने डिक्रीजिंग माना है, तो -1 पे आंसर मान लिया 2, 1 पे मान लिया 0, ठीक। 1 1 है। अब ध्यान से देखो, अब एफ ऑफ -1 तो कितना हो चुका है 0, एफ ऑफ 1 कितना हो चुका है 2। लीनियर फंक्शन था तो एफ ऑफ एक्स को मान लिया मैंने ए एक्स प्लस बी, तो एफ ऑफ -1 पता है, एफ ऑफ 1 पता है, इसको पुट करके दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, तो एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया। सिमिलरली जी ऑफ एक्स को मैंने मान लिया सी एक्स प्लस डी और इसको मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन माना है, जी ऑफ -1 2 आ गया, जी ऑफ 1 1 आ गया, तो जी ऑफ -1 की इक्वेशन ये लिख दी, जी ऑफ 1 की इक्वेशन ये लिख दी, दोनों को सोल्व करा तो डी की वैल्यू आ गई। सी और डी की वैल्यू अगर आ गई तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया और जी ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स आ गया x+1, देखो x का स्लोप कितना है 1 इंक्रीजिंग, इधर x का स्लोप कितना है -1 डिक्रीजिंग, दोनों लीनियर है। प्लॉट करके देखोगे तो दोनों की डोमेन सेम है और को डोमेन रेंज दोनों होंगी, दोनों फंक्शन की, एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, ठीक। तो इतना आपको ध्यान रखना था। अब साथ में क्या दिया है, ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो आ गया मेरा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ गया मेरा। अब क्या बोला उसने, उस भाई साहब ने बोला है अपने यहाँ कि एक एच ऑफ एक्स डिफाइन कर दो, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन कर दो, और एच की डोमेन दे दी है कि -1 0 और 1 नहीं पुट करना है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि -1 0 और 1 नहीं आना चाहिए, नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब एच ऑफ एक्स आप डिफाइन करोगे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करके, एच ऑफ एक्स आ चुका है, एफ ऑफ एक्स आ चुका है और जी ऑफ एक्स आ चुका है, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एच ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, एच ऑफ एक्स आ गया। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया, लीनियर फंक्शन को 1 1 ऑन टू मानते हुए एच ऑफ एक्स तक कैसे पहुंचना है, ये मेरा काम था आपको बताना। उसके बाद वाली चीज है आपका काम आपको करना, और करने के बाद मुझे बताना कि आपका वो हो गया था कि नहीं। आगे क्या करना है, आपको ये निकालना है कॉम्पोजिट फंक्शन एच ऑफ एक्स, फिर एच ऑफ 1/x, उसका मोड ग्रेटर देन n, मैक्सिमम वैल्यू n की निकालनी है। एच ऑफ एक्स मैंने आपको निकाल के दे दिया है, आगे आप और आपका दिमाग जाने और आप आंसर निकालो और मुझे चैट पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना, अभी चैट पे तो नहीं, पर इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एच ऑफ एक्स तक हमें पहुंचना था, ये इंपॉर्टेंट काम था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं वही बता रहा हूँ, मैंने वो क्वेश्चन उठाए जो थोड़े अच्छे सोचने वाले क्वेश्चन थे और कॉमन थे, क्योंकि इसमें थोड़ा और दिमाग खुलेगा। जो क्वेश्चन नहीं हुए, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया था आगे पहले ही, उसी टाइम मैंने डिसाइड कर दिया था कि बाकी करने को आपको दूंगा ही क्वेश्चन, क्योंकि आगे का काम कुछ है नहीं खास। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन 2। कॉम्प्रीहेंशन 2 में कुछ ज्यादा दम तो नहीं था, पर फिर भी करते हैं, आउट करें। देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है x² - 1 इतने के लिए, ln ऑफ x इतने के लिए, साथ में तीन अलग से फंक्शन डिफाइन करें, f of 1x, f of 2x, f of 3x, ये तीन डिफरेंट फंक्शन
उसने डिफाइन करे और इनके ऊपर उसने हमसे काम करवाया। काम कैसा करवाया, देखते हैं कैसा करवाया काम उसने। देखो पहले पार्ट में क्या बोलता है, पहले पार्ट में बोलता है ये सोल्व करो, ऐसे एक्स निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहला क्वेश्चन ये था, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, साथ में ये 3 और दे रखी है उसने। और पहला पार्ट क्या दिया है भाई साहब ने, पहला पार्ट दिया है ये वाला, कह रहे हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स निकालो, 2f(x). f(2x) क्या दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। कह रहे 2f(2x) -1 0 होना चाहिए, वैसा सोल्व करके x की वैल्यू निकालो। ठीक है भाई, इस चीज को मैं ये भी कहता हूँ कि f(2x) का आंसर कितना होना चाहिए, हाफ। ऐसा x निकाल लें जिसके लिए f(2x) कितना आना चाहिए, हाफ। अब f(2x) तो हमें पता है कैसा है, f(2x) तो ये मॉडुलस टाइप का कुछ है। ठीक है, इस तरह से मैं पुट करता हूँ, इसको पुट करता हूँ तो f(2x) को मैंने पुट किया तो ये पुट कर दिया। देखो f(2x) की जगह पूरा मॉडुलस लिखा, मॉडुलस इज टू हाफ है, ये मॉडुलस हटेगा तो f ऑफ mod x कितना आ जाएगा, हाफ और माइनस हाफ। ठीक, इतनी सी बात होगी अपनी, इतनी सी बात अपनी बन गई। ठीक, उसके बाद देखो करना क्या है अपने को, इसको सोल्व करना है। अब f ऑफ mod x, f ऑफ x ये दिया हुआ है, x की जगह क्या चाहिए, अब mod ऑफ x, x की जगह क्या चाहिए, mod ऑफ x, x की जगह चाहिए mod ऑफ x। अब क्या करेंगे, इस x की जगह रख देंगे mod ऑफ x, इस x की जगह भी रख देंगे mod ऑफ x, इस x की जगह भी रख देंगे mod ऑफ x, इस x की जगह भी रख देंगे mod ऑफ x। कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया आपका। ये f ऑफ x दिया हुआ है, मान लो एक g ऑफ x आपको अलग से दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, g ऑफ x आपको अलग से दिया हुआ है, क्या g ऑफ x एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है mod ऑफ x। अब उसने क्या कह दिया निकालने के लिए आपको, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x निकालने के लिए उसने बोल दिया। अब f ऑफ x आपको दिया हुआ है, g ऑफ x mod ऑफ x है, तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, f के अंदर mod x, f के अंदर mod x, उसी को सोल्व करना है आपको आगे। चलो आप लोग भी करना, मैंने भी किया हुआ है सोल्व। x की जगह mod x रख दिया तो ये बन गया मेरा, x की जगह mod रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया। ठीक, तो f ऑफ mod x, ये चीज तो ये बन गई है। अब ध्यान से देखो, mod ऑफ x कह रहे हैं -1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। mod तो हमें पता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो -1 से बड़ा तो होता ही है, तो 0 से बड़ा होता है। तो ये चीज अल्टीमेटली क्या कह रही है, mod x लेस देन 1 होना चाहिए, mod x लेस देन 1 होना चाहिए। mod x लेस देन 1 का सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, ये चीज कुछ नहीं है, ये चीज यही है, क्योंकि राइट साइड वाली चीज तो मतलब इमटेरियल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो mod ऑफ x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली mod ऑफ x 1 से 1 से और e के बीच में होना चाहिए, तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक, इतनी सी बात क्लियर होगी। तो हमने डिफाइन कर दिया हमारा f ऑफ mod x इस तरीके से। ठीक, अब उसने क्या बोला है, f ऑफ mod x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, या तो हाफ होनी चाहिए थी या -हाफ होनी चाहिए थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है आपको, आपको तो कुछ भी नहीं करना। आप f ऑफ mod x है वो एक ये वाला फंक्शन हो सकता है और एक वाला फंक्शन हो सकता है, और f ऑफ mod x का आंसर क्या होना चाहिए, हाफ और -हाफ। आप एक बार इसको सोल्व करो हाफ रख के और एक बार -हाफ रख के, जो भी x की वैल्यू आएंगी, जो भी इसके अंदर लाई करेंगी उसको आप रख लोगे। सिमिलरली एक बार ln mod x को आप इसके इक्वल रखोगे, इस हाफ के इक्वल रखोगे और इसके इक्वल भी रखोगे, जो भी आंसर इसके अंदर लाई करेंगे वो आप लोग रख लोगे। ठीक, कुछ नहीं है, कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट कॉम्पोजिशन कह सकते हो, उसने f के अंदर mod x खुद से दे दिया है। बेसिकली क्या है, g ऑफ x को mod ऑफ x मान लो, ये सब करो और आंसर निकाल लो। ठीक, सिमिलरली पार्ट 2 भी इसका देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहे दूसरे पार्ट में ये बोल रहा है कि f ऑफ 1x किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 2x। f ऑफ 1x ये मेरा, f ऑफ 2x मेरा ये वाला है। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने दोनों को इक्वल करने की कोशिश करी, इक्वल करने की कोशिश करी तो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया भाई f ऑफ 1x, ये f ऑफ 1x क्या है मेरा, ये दिया हुआ ना f ऑफ 1x ये, और f ऑफ 2x ये है, दोनों को इक्वल कर दिया। अब ध्यान से देखो, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों में बस ये फर्क है, ये वाली चीज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, पर ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव। पर इस मोड के अंदर वाला जो नंबर है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये और ये नंबर सेम है। अब ध्यान से देखने की बात,
ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वाली क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आपको x चाहिए, आपको क्या करना है, आपको ये वाली चीज इस वाले के तभी इक्वल हो पाएगी अगर लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव हो। अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगी या जीरो होगी तभी तो वो राइट वाले के बराबर हो पाएगी, क्योंकि राइट वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, लेफ्ट वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने वाला है। और ये फंक्शन तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट तो सेम ही है। राइट साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव को ये मोड पॉजिटिव कर रहा है, पॉजिटिव वाले को तो पॉजिटिव ही रहने दे रहा है। इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, पर नेगेटिव वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वाला राइट साइड में तो अपने भी पॉजिटिव हो जाएगा इस मोड की वजह से। इसलिए लेफ्ट साइड का ये वाली जो चीज है ये क्या होनी पड़ेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी पड़ेगी। अब इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व कैसे करोगे, फिर से वही चीज, एफ ऑफ मोड एक्स के फंक्शन पे जाओगे। एफ ऑफ मोड एक्स का फंक्शन यही वाला है मेरा, एफ ऑफ मोड एक्स का फंक्शन ये है। आपको क्या करना है, इस चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। आप क्या करो, एक बार इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, जो भी इससे आंसर आएंगे x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू जो इसके अंदर लाई कर रही होगी उसको आप रख लोगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के लिए एफ ऑफ एक्स के दो पार्ट हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 कर सकते हो, ग्रेटर देन 0 कर सकते हो, दोनों ही करेंगे। इसको ग्रेटर देन 0 किया तो इससे x की कुछ वैल्यूज आएंगी, और ये फंक्शन कब वैलिड है, इसके लिए। तो जो भी इसमें से x की वैल्यू आएंगी और जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी उन्हीं को रखेंगे। सिमिलरली जो आप इसको ग्रेटर देन 0 करोगे, इससे जो x की वैल्यू आएंगी और जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी उसको रखोगे, तो ये दो आंसर बन जाएंगे आपके, केस 1 बन जाएगा और केस 2 बन जाएगा। इसको सोल्व करके आपके आंसर आ जाएंगे। चलो ये भी हो गया क्वेश्चन। तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए डिस्कस सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे आप दोबारा करके देखना इसको, मतलब एक एक दो बार अच्छे से दिमाग में बिठाओ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, सभी में अच्छी अच्छी चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, तो वीडियो दोबारा आएगी, वीडियो दोबारा सुनने की कोशिश कर, मतलब टाइम मिले तो दोबारा देखना, नहीं तो नोट्स तो मैं आपको भेजूंगा ही, नोट से भी समझ आ ही जाएगा। अगर आपने आपकी क्लास सुनी है, आप लोग रिस्पॉन्स देते रही हो तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो अभी इसके अलावा एक क्वेश्चन और है शायद, पर टाइम होता हुआ दिख रहा है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन गड़बड़ था वैसे तो, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है, आप एक बार चेक कर लेना। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ना समझ आए तो मेरे को मैसेज करना, नहीं तो संडे को इसी क्लास से स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन से मैं। और क्या है, और एक ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी आपको मैं भेज दूंगा, ये भी देख लेना आप लोग। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू आर, कह रहे फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वल टू दिस। ठीक, इसको लिखने का तरीका देखो, जैसे एफ ओ जी लिखता हूँ, एफ ओ जी, इसका मतलब क्या होता है, एफ की ब्रैकेट में कौन आता है, जी एक्स, एफ की ब्रैकेट में आता है जी एक्स। ठीक, अब मान लो मैं इसके इधर एक और ओ लगा के एच लिखता हूँ, तो क्या होता, इस पूरी की ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट बन जाती है किसकी, एच की। उसके बाद मान लो यहाँ पे मैं लिखता एल, तो क्या बनता, ये पूरी ब्रैकेट किसकी बन जाती, एल की। सिंपल सी चीज, तो ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक, और बाहर एक्स है, एक्स तो माने जो पहली वाली इनपुट जाएगी इसके अंदर इनपुट जाएगी। ठीक है, ये एक्स की जगह मैं इस एक्स को बाहर यहाँ पे भी लिख सकता था। इतनी सी चीज क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, वही चीज लिखी, ये चीज है, देखो जी के अंदर एफ, फिर इस जी के अंदर ये पूरे वाले, ये पूरे के पूरे इस जी के अंदर जाएंगे, फिर ये पूरे के पूरे किसके अंदर जाएंगे, इस एफ के अंदर जाएंगे। ठीक, ये मैंने बना के दिखाया आपको, आपको समझ आ जाएगी। एफ के अंदर जी गया, फिर ये पूरा का पूरा इस जी के अंदर गया, ये पूरा का पूरा एफ के अंदर गया, तो बनता हुआ ये दिख गया। ठीक, तो राइट साइड भी मैंने ऐसे बना दी एक आपको, राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। मैं पहले क्या करूंगा, इस जी ऑफ एफ एक्स को निकालूंगा, इतने पार्ट को निकालूंगा, जो भी मेरा पार्ट आएगा फिर इस जी के अंदर रखूंगा। देखो मैंने कैसे किया इसको, सबसे पहले मैं निकालता हूँ जी ऑफ एफ एक्स। देखो जी ऑफ एफ एक्स निकाला मैंने कैसे, जी मेरा ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स मेरा ये दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स माने एक्स की जगह क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इस जी को फिर से मेरे को इस जी के अंदर डालना है, तो मतलब इस पूरे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को मेरे को इसके अंदर डालना है, फिर से जी के अंदर डालना है, इसके अंदर डालना है, क्योंकि यहाँ पे इस इतने पार्ट पे पहुंचा हूँ मैं, इस वाले पे पहुंचा हूँ। तो इस जी ऑफ एक्स के अंदर इस एक्स की जगह कौन आ रहा है, फिर से जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है। अब देखो, तो मतलब इस x की जगह कौन आएगा, इस x की जगह ये पूरा का पूरा साइन एक्स स्क्वायर आएगा,
पूरा का पूरा साइन एक्स स्क्वायर आएगा। इस एक्स की जगह आपको कौन आता हुआ दिखेगा, ये आता हुआ दिखेगा। देखो कैसे आता हुआ दिखा, ये देखो ये आ गया आपका एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर आ गया पूरा। फिर क्या था, ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी चीज किसके अंदर जाएगी अब, ये पूरी की पूरी चीज किसके अंदर जानी है, एफ के अंदर जानी है। और एफ क्या दिया हुआ है, एफ क्या दिया हुआ है अपने को, एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स की जगह कौन जाएगा अब, एक्स की जगह ये पूरा का पूरा नंबर जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा पूरा एक गोला है ना, ये पूरा का पूरा जाएगा। तो एक्स की जगह कौन आएगा, इस एक्स की जगह ये पूरा का पूरा सर्कल आ जाएगा। ठीक, ये कर दिया मैंने, साइन और साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा उसने तो क्या बोला था, अपने को बोला था कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो देखो जी ऑफ एफ एक्स भी आ चुका है अपना, वो ये है, लेफ्ट साइड भी आ गई, वो ये है। तो ये दोनों इक्वल करने हैं अपने को, दोनों को इक्वल कर देता हूँ मैं। को इक्वल किया तो देखो क्या आया, इक्वल कर दिया। अब क्या है, ये तो ऐसा बन गया, मान लो एक नंबर होता है मेरा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ साइन एक्स, अगर ये चीज होती, ऐसी चीज दिख रही है, ये क्या दिख रही है, देखो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड ये स्क्वायर है किसका, इसी नंबर का स्क्वायर है लेफ्ट वाली साइड। ये वाला सर्कल तो ये वाला सर्कल ही है, लेफ्ट साइड क्या है, इस वाले सर्कल का स्क्वायर है। देखो तो ऐसा ही दिख रहा है कि लेफ्ट वाली साइड राइट वाले का स्क्वायर है। अब क्या करो, इसको लेफ्ट में ले जाओ, कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आएगा, साइड से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स -1 इक्वल 0, ऐसा आ जाएगा ये। तो या तो ये चीज 0 हो जाए या फिर ये चीज 1 हो जाए। तो वही चीज करी मैंने, क्या कि जब इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ये राइट वाला नंबर जो साइन एक्स है, जो या तो क्या हो जाए 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज या तो देखो ये 0 हो जाए या फिर ये चीज 1 हो जाए। अब ये चीज 0 कब होगी, जब ये पूरी चीज किसकी इक्वल होगी, एन पाई के इक्वल होगी। ठीक, अब एन क्या होता है, इंटीजर, एन क्या होता है, इंटीजर, एन क्या होता है, इंटीजर। एन को अगर 1 रखोगे तो राइट साइड बनेगी पाई, तो साइन की वैल्यू कभी पाई को आ नहीं सकती, साइन -1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर कौन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ एन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। तो राइट साइड क्या बन जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई। इसको आप सोल्व कर लोगे, पूरा सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई, और एक्स को लिख सकते हो प्लस माइनस रूट एन पाई। यहाँ की बात बन गई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा किसके इक्वल होगा, 4m+1 π/2 के। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को देखना, ये वाला जब थीटा 4m+1 π/2 के इक्वल होता है तब साइन ऑफ दैट थीटा इज 1। अब ध्यान से देखो, दुनिया का कोई भी m इंटीजर यहाँ पे पुट कर लो, m0 पुट करोगे तो π/2 आएगा, π/2 कितना होता है 1.57। तो साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.57 होता। m को कुछ और पुट करोगे तब भी कुछ सेटिस्फाई नहीं होने वाला, क्योंकि 1 या -1 से बड़ा छोटा आपने लग जाएगा, तो राइट साइड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी वाली। तो इसी से आंसर आएंगे और यही आपका आंसर। यहाँ पे हुई अपना खत्म जितने क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। अब आप लोग जा सकते हो, मेरी तरफ से क्लास खत्म।